तो बाइनोमियल थ्योरम का जो 2-3 क्वेश्चन होता है ये आपको रिपीट मोड में पूछा जाता है। इसको आपको किस तरह से करना है ये समझो। देखो बाइनोमियल थ्योरम में जो है ना आपको नंबर ऑफ टर्म्स रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको ध्यान से समझना है। पहली बात, जैसे आपको a प्लस एक्स के पावर n दे दिया और पूछा गया नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, तो ये तो आप सिंपली जानते हो कि a प्लस एक्स के पावर n है, तो ये इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है, n प्लस 1 होता है। अब इसी में आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे अगर मान लो कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो 3 टर्म दे दिया, 4 टर्म दे दिया, उसके बाद पूछा जाएगा कि बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, जैसे आपको दे दिया गया मान लो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और पावर में दे दिया सपोज 20, पूछा गया कि बताओ इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाता a प्लस बी के पावर 20 है, आपसे नंबर ऑफ टर्म पूछा जाता तो आप क्या बोलते, 21 हो जाएगा। इजिली आप ये आंसर कर लेते। अब इसमें है कि 3 टर्म आपको दे दिया a प्लस बी प्लस सी, अब 20 दे रखा है, तो पूछा गया बताओ इसके नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। तो आपको ध्यान रखना है इसका जो फॉर्मूला होता है कि अगर आपको a प्लस बी प्लस सी या a प्लस बी प्लस सी या एक्स प्लस वाई प्लस जेड के पावर n ले रखा है, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है n प्लस के माइनस 1 इंटू सी एन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, n प्लस के माइनस 1 सी एन, के मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, n पावर हो गया और माइनस 1 सी एन। अब ये टर्म कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी हो एक्स वाई जेड हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे इसका आंसर आपको लिखना होगा तो क्या लिखोगे, 20 प्लस टर्म्स कितना है 3 है, तो 20 प्लस 3 माइनस 1 और c 20, इसका मतलब क्या हो जाएगा 23 माइनस 1 22, तो 22c 20, यानी इसको आप लिख सकते हो 22c2, और ये आंसर हो जाता है। तो बहुत सिंपल तरीके से ये आंसर निकाल सकते हो, बहुत आसान होता है। मतलब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला को ध्यान रखना है, n प्लस के माइनस 1 सी एन। तो 3 टर्म, अगर 4 टर्म देगा तो k की जगह 4 ले लेना, 5 टर्म देगा k की जगह 5 ले लेना, और ये आसानी से निकाल लेना। तो ये होता है नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसमें जो है आपको और क्या पूछा जाता है कि जैसे नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, या फिर नंबर ऑफ आपको पूछ दिया जाएगा कि रैशनल टर्म्स, और नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स क्या होगा। तो देखिए अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने आता है तो आपको रैशनल इरेशनल आ जाएगा। अब उसमें क्या है कि आपको पहले ये समझना होगा कि इंटीग्रल टर्म इरेशनल टर्म कैसे निकालते हैं। इसका हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, आप एकदम से तुरंत निकाल दोगे। तो करना क्या है, जब भी आपको इंटीग्रल टर्म पूछा जाएगा तो इसमें ज्यादा लेंथी करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करना, इस दोनों के एलसीएम ले लो, जैसे 1/2 1/8 है, इसके एलसीएम ले लो 2 और 8 का एलसीएम। तो एलसीएम लेना आपको 2 और 8 का, तो 2 और 8 का आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा। अब करना क्या, सिंपल 1016 को 8 से डिवाइड कर दो, तो 1016 को 8 से डिवाइड कर दो और प्लस 1 कर दो, ठीक है। तो 101 इसको डिवाइड करोगे तो 8, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 7, 127 प्लस 1 यानी 128। इसका मतलब नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स बोलो या इंटीग्रल टर्म्स बोलो, ठीक है, आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 128। इंटीग्रल टर्म्स जो है आपको अगर पूछा गया तो ये कितना हो जाएगा 128, सिंपल, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स जो है यहाँ पूछा गया था और इसका आंसर कितना हो जाएगा 128, सिंपल। आपको ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, सिंपली क्या करना है, एलसीएम लेना। ये 2025 में पूछा था, तो अभी भी आपको 2026 में भी किसी शिफ्ट में आ सकता है। तो आपको बस ये बात ध्यान रखना है कि पावर को क्या करना है, उसको डिवाइड करना है इस दोनों के एलसीएम से, और प्लस 1 कर दोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा। अब देखो सेम तरह के क्वेश्चंस को इसमें क्या पूछा गया है, इसमें आपको कि अगर मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है जिसको आपको देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर अगर मान लो, अब इसमें जैसे कि मान लो इंटीग्रल टर्म्स आ गया, अब इसी में अगर आपसे ये पूछा जाता कि इसका बताओ नॉन इंटीग्रल टर्म्स क्या होगा या इरेशनल टर्म्स क्या होगा, तो क्या करना, पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म पता कर लो। तो इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म आराम से निकाल सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर आपसे पूछा जाए तो 1016 और प्लस 1 यानी 1017 हो गया। अगर आप इसको पूछा जाए तो नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल टर्म्स, ठीक है, तो नॉन इंटीग्रल टर्म्स या इरेशनल टर्म्स पूछा जाएगा तो क्या करोगे, नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल टर्म्स पूछा जाएगा तो 1017 में से माइनस 128 कर दो, तो जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा आपको, ये हो गया 9, ये हो गया आपका 8, और ये क्या हो जाएगा 889 जो है ना आपके आंसर हो जाएंगे, सिंपली, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इन चीजों को ध्यान रखना है, आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और आपको इजिली बन जाएगा। तो क्या पहले बात ध्यान रखोगे इंटीग्रल टर्म्स के लिए, फिर अगर आपको इंटीग्रल इरेशनल टर्म्स जो भी पूछे, इसके अलावा टोटल में टर्म तो आपको पता ही है, तो नॉन इंटीग्रल के लिए पूछा जाएगा तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो फिर इसी के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें क्या किया गया कि बोला कि आपको लिस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ इतना इज 183। ये टर्म ऑलरेडी दे रखा आपको, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म आपको यहाँ पर जो ऑलरेडी गिवन है, तो क्या करना है आपको, पहले इसको लिख लो। तो इसको सॉल्व करना भी आसान है, जो आपको ट्रिक बताया उसको ध्यान रखो, सिंपली बन जाएगा। इसको लिख सकते हो 7 पावर 1/3, 12 के पावर 1/12, 11 के पावर 1/12
और यहाँ पर हो जाएगा आपका पावर 8। तो देखो इससे 3 और 12 का एलसीएम ले लो, ठीक है, 3 और 12 का एलसीएम ले लोगे, यहाँ पर n रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर n होगा। तो यहाँ पर आपको ये क्या करना है, ये जो n है, अब इसमें क्या करोगे, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे, 3 और 12 का एलसीएम लोगे, तो एलसीएम ऑफ 3 और 12 कितना आ जाएगा, 3 12 का एलसीएम करोगे तो आ जाएगा आपका 12। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि n/12 + 1 कर दो, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 183, ठीक है, 183 हो गया। अब इसको सॉल्व कर डालो, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, n/12 इक्वल्स टू 182, और n इक्वल्स टू कितना हो गया 182 इंटू 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 12 इंटू 2 24, और ये हो गया आपका 96 और 2 98, और 12 और 9 कितना हो जाएगा 2184। तो 2184 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप इस तरह से सॉल्व कर सकते थे, मतलब ये क्वेश्चन भी क्या आसान है, मतलब आपको ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली सॉल्व कर सकते थे। लिस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द बाइनोमियल इज 183। तो n के वैल्यू पूछा जा रहा था आपका, तो n के वैल्यू कितना हो जाएगा 2184 होगा यहाँ पर, यही इसका आंसर होगा। तो ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक को आप ध्यान रखिए, इससे आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। फिर इसके ऊपर क्या पूछा जाता है, एक क्वेश्चन और होता है, वो है आपका सम ऑफ रैशनल टर्म्स। तो सम ऑफ रैशनल टर्म्स कैसे निकालोगे, तो देखो सम ऑफ रैशनल टर्म्स निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना है आपको, कि पहले इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सम ऑफ रैशनल टर्म्स के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें भी जरूरत नहीं पड़ेगा। सिंपली आप क्या करो, TR+1 का फॉर्मूला जानते ही हो, उसको लगा लो। तो TR+1 इक्वल्स टू क्या होता है NCR, तो 15CR ये हो जाएगा, हो जाएगा 2 टू द पावर 1 पावर 5 है ना, आप पढ़े होगे a टू द पावर n माइनस r, ये हो जाएगा 15 - r इनटू यहाँ पर हो जाएगा 5 के पावर 1/3 के पावर r, ठीक है, ये हो गया आपका। तो आप ये जो फॉर्मूला पढ़े हो इसको सिंपली ध्यान रखो, NCR a टू द पावर n माइनस r और x टू द पावर r, a प्लस x के हम लोग ये फॉर्मूला आप जानते होगे, TR+1 इक्वल्स टू क्या होता है NCR a टू द पावर n माइनस r और x टू द पावर r। अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। तो देखो 15CR ये हो जाएगा 2 के पावर 5 से डिवाइड कर दो, तो 3 - r/5, और ये हो जाएगा आपका 5 के पावर r/3। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कितना है 5 और 3 है ना, सेम कंसेप्ट ध्यान रखो, 5 और 3 का एलसीएम ले लो, 5 3 का एलसीएम कितना है 15। तो 15 मतलब क्या हो गया कि इसका अगर मल्टीपल देखो तो क्या क्या आ सकता है 0 और 15 आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। तो इसका मतलब r की जगह आप एक बार 0 पुट कर सकते हो, एक बार 15 पुट करोगे तो ये क्या आएगा आपका सिंपली रैशनल टर्म्स आएगा। इसका मतलब रैशनल टर्म्स का सम पूछ रहा है आपको, तो क्या करोगे r के वैल्यू एक बार 0 ले लो, 15 से 0, फिर क्या होगा 2 के पावर 3 माइनस 0 हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5 के पावर 0, प्लस यहाँ पर फिर 15 ले लो, तो 15 से 15, और ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 3 माइनस 15/5, और ये हो जाएगा 15/5 यानी 3, ये हो जाएगा, ये तो आपको 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 15 को करोगे तो 0 आ जाएगा, और 5 के पावर कितना हो गया r/3 यानी 15/3 यानी 15 5 के पावर 5। अब इसको सॉल्व करके ऐड कर दोगे, आंसर हो जाएगा। 15 से 0 की वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है, तो आप सिंपली जानते हो 2 के पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया, 5 पावर 0 कितना हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा ये 8 आ जाएगा, प्लस अब 15 से 15 की वैल्यू भी कितना होता है 1 होता है, तो 1 आ जाएगा इंटू 2 के पावर 0 कितना होगा 1 इंटू 5 के पावर 5 का वैल्यू निकाल लो, तो 5 के पावर 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 525 625 125 625 625 को अगर 5 से कर दोगे तो 3125 आ जाएगा। अब 3125 प्लस ऑफ 8, 3125 प्लस 8 कर दो तो ये कितना आ जाएगा 31, यहाँ पर आ जाएगा आपको 25 प्लस 8 33 3133, तो 3133 टोटल सम हो जाएगा इसका। मतलब ये तीनों क्वेश्चन जो है ना आपको मतलब इस तरह से पूछा जाता है। तो 2024-25 में क्वेश्चन पूछ रखा है, तो आपको क्या करना है कि इस तीनों में से एक क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। तो आपको करना क्या है, रैशनल टर्म्स है ना, सम ऑफ रैशनल टर्म्स कैसे निकालते हैं ये ध्यान रखो। इसके अलावा यहाँ पर आपको नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कैसे निकालते हैं ये भी ध्यान रखो। अगर आपको इरेशनल टर्म्स पूछ दे या नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल टर्म पूछ दे तो टोटल टर्म में से इंटीग्रल टर्म्स निकाल करके माइनस कर देना, आपके आंसर आ जाएंगे। तो बहुत सिंपल होता है, और इस तीनों कंसेप्ट को पढ़ के जाना, कोई ना कोई कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। तो बहुत इजी है, मतलब ज्यादा कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, इजीली आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसको बहुत आसानी से आप हैंडल कर सकते हो। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है एक जो आपको मतलब अक्सर पूछ दिया जाएगा, वो है आपका कोफिशिएंट से रिलेटेड। कोफिशिएंट वाला क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान रखना है। कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाएगा, मान लो आपसे बोल दिया जाएगा 1 + 3x प्लस ऑफ x², और यहाँ पर दे दिया गया सपोज यहाँ पर लिख दिया गया आपको 3/x प्लस ऑफ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया गया आपको 5x² के पावर मान लो 12 है, और आपसे बोला गया कि सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, मान लो आपसे बोल दिया सम ऑफ कोफिशिएंट,
ठीक है, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, मतलब सपोज पूछ दिया गया कि x पावर 0 या सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स, है ना, या फिर आपसे बोला गया सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3, कुछ इस तरह से पूछ दिया जाएगा। पूछा गया कि बताओ सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3 कितना होगा। ये वाला जो क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, पहले इसको ऑपरेट करना है, ठीक है, इसको ऑपरेट कर लोगे बस हो गया। अब इसके लिए क्या करना है आपको, जो हम कंसेप्ट बता रखे हैं आपको कि ax के पावर p है प्लस bx के पावर q है और पावर यहाँ पर मान लो कि n है। तो अगर आपको x से पावर कोई भी टर्म्स पूछा जाए कि बताओ क्या होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x से पावर z ले लो मान लो, तो z इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, n माइनस आर इंटू पी प्लस क्यू आर, ठीक है, n माइनस आर इंटू पी प्लस क्यू आर, इस फॉर्मूला से भी बना सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ पर कि डायरेक्ट जो आप टी आर प्लस वन वाला फॉर्मूला पढ़े उससे भी बना सकते हो। तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपली पहले इसको लिख लो। तो देखो ये हो जाएगा 12 CR, पहले इस पार्ट को सॉल्व करो। 12 CR ये हो जाएगा आपका 3/x के पावर 12 माइनस आर, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 5x स्क्वायर के पावर r, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 12 CR, ये हो जाएगा 3 पावर 12 माइनस आर, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 पावर r। यहाँ पर x को क्या करो, यहाँ पर सॉल्व कर लो, तो x पावर 2r, ये हो जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐड कर दोगे तो -12, और ये हो जाएगा प्लस r, ठीक है, क्योंकि x पावर 12 माइनस आर है, ऊपर आएगा तो क्या होगा -12 प्लस r। अब यहाँ पर देखो तो 3r माइनस 12 हो गया, तो ये हो जाएगा x के पावर 3r माइनस 12, ठीक है। अब ये जो पावर है ये क्या होना चाहिए, 3 से इक्वेट कर दो, तो 3r माइनस 12 को यहाँ पर 3 से इक्वेट कर लोगे तो 3r का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, यानी r का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब ये आ गया, ठीक है, इसका मतलब x पावर 3 वाला ये आ गया। अब आपको देखना है कि ये जो आया x पावर 3r माइनस 12 है और इसका r का वैल्यू 5 आ गया। अब इसमें क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करके देखना है कि r के पावर r के वैल्यू कब कब इंटीजर आ रहा है, वो हमारा आंसर होगा। तो अब आपको क्या करना है, देखिए अगर हम लोग 1 के साथ करें तो आप इस टर्म को छोड़ दो, इस टर्म के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना, इस तीनों टर्म को एज इट इज रहने देना। 3r माइनस 12 है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर 3r माइनस 12 है तो x पावर 3r माइनस 12 भी रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब 1 वाला ही होगा। अब क्योंकि ये तो दे ही रहा है आपको r का वैल्यू 5, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 3x वाला के देखो, तो जब तुम x यहाँ से लोगे तो आपको क्या मिलेगा, x पावर 3r माइनस 12 इंटू एक्स होगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये x पावर कितना आ जाएगा, 3r माइनस 12 प्लस 1, यानी -11 आ जाएगा, -12 प्लस 1 करोगे तो यानी x पावर कितना हो गया, 3r माइनस 11। अब 3r माइनस 11 को जब इक्वेट करोगे इससे किससे इक्वेट करोगे आप, 3 से, तो 3r का वैल्यू कितना हो जाएगा 14, और r का वैल्यू कितना आ जाएगा 14/3, तो ये तो हम लोग ले नहीं सकते, इसका मतलब ये टर्म नहीं हो सकता है। अब इसी तरह से आप एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके देख लो, तो एक्स स्क्वायर वाले को देखोगे तो एक्स स्क्वायर वाले को क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 3r माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका एक्स के पावर 3r माइनस 14। अब 3r माइनस 14 को आप क्या करो, 3r माइनस 14 को इक्वेट कर दो 3 से, तो 3r की इक्वल्स टू कितना हो गया 17, r का वैल्यू कितना होगा 17/3, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, 1 वाला आपको टर्म आया, तो आपको क्या मिलेगा, यही वाला वैल्यू मिलेगा, बाकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। अब आपको यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 3 का जो वैल्यू पूछा जा रहा था, उसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर 12CR है ना, 3 पावर 12 माइनस r है और 5 के पावर r है ना, कोफिशिएंट ये निकल जाएगा, r की जगह 5 पुट कर दो तो कितना हो जाएगा 12C5, ये हो जाएगा 3 पावर 12 माइनस 5, और ये हो जाएगा 5 के पावर 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लोगे आपको आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब इसमें क्या करना, मान लो कि अगर यहाँ पे आ जाता तो क्या करते, पहले इसको निकालते फिर इसके लिए निकालते, जैसे इसमें r का वैल्यू 6 आ जाता फॉर एग्जांपल, तो r का वैल्यू 6 आ जाता, इसमें r का वैल्यू 6 इसके लिए पुट करते, ठीक है। अगर ये भी आ जाता तो r की जगह फिर मान लो 8 आ जाता, तो r का वैल्यू 8, और तीनों को फिर ऐड कर देते तो टोटल सम ऑफ कोफिशिएंट मिल जाता आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चंस जो है ना पूछे जाते हैं अक्सर, तो इस तरह क्वेश्चंस में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान होता है, मतलब आपको थोड़ा सा बेसिक बातों को ध्यान रखना है और ऐसे क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान रखो, ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपको, जो बहुत बार पूछा है, जैसे आपसे पूछेगा कि फ्रैक्शनल पार्ट, है ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर, ठीक है, ऑफ द नंबर इस तरह से दे दिया जाएगा आपको 4 टू द पावर, है ना, जैसे क्वेश्चन दे दिया है पहले पूछे हुए क्वेश्चन, 4 टू द पावर ऑफ 2022 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया आपको। अब इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट वाला जो आपसे पूछा जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर 2022 बाय 15, इसका वैल्यू कितना होगा। तो ये जो क्वेश्चन होता है, इस तरह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो आपको क्या करना है, इसको भी ध्यान से सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, सिंपली समझिए,
कि आपको यहाँ पर फिर ये जो 15 है तो ऊपर में 15 के फॉर्म में क्रिएट करना है। अब उसके लिए क्या करना होगा कि 4 का स्क्वायर करना होगा ऑब्वियसली, तभी 16 हो पाएगा। तो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा 1011, ठीक है, बाई क्या हो जाएगा 15। अब यहाँ पर ध्यान दो ये कितना आ गया 16। अब 16 जो आ गया तो 16 को क्या लिख सकते हो 1 + 15, 1 + 15 बाई 15, और ये पावर कितना है आपका 1011, ठीक है 1011। अब इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको जो सॉल्व करोगे तो सिंपल है, यहाँ से सॉल्व करने में क्या करना है आपको 1 प्लस, देखो 1 + x पर n है तो n से 0 है ना, तो क्या हो जाता है 1011c0, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर ये जो है आपका n से 0 15 की पावर 0 ही हो जाएगा, फिर 1011 इंटू c1 15 की पावर 1 हो जाएगा, फिर 1011 और c2 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। अब देखो ये क्या होगा, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, इसका आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या करो 15 से डिवाइड करो, तो देखो 1011c0 n से 0 वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर पढ़े हो 1, तो ये 1 हो जाएगा प्लस, अभी देखो 1011 यहाँ पर 15 सभी के मल्टीपल 15 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 1011c1, ठीक है, प्लस ऑफ 1011c2, और फिर हो जाएगा 15 प्लस डॉट डॉट चलेगा। अब यहाँ पर डिवाइड कर दो 15 से दिए 1/15, इसको 15 से डिवाइड कर दो 15, देखो ये 15 कैंसिल हो गया। अब ये जो वैल्यू है वो क्या देगा, इंटीजर वैल्यू देगा, ये इंटीजर वैल्यू, ये भी इंटीग्रल वैल्यू, ये भी इंटीग्रल वैल्यू होगा इसके आगे, क्योंकि 1011c1 के वैल्यू क्या होगा 1011 होगा, और उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर आप पढ़े होगे, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर जो है कोई भी इंटीजर रहेगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा 0। इसका मतलब अगर इसका हम फ्रैक्शनल पार्ट निकाले तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1/15 आएगा, 1/15 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं रिपीट मोड में, तो इसको भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा आपसे। तो ये क्वेश्चंस को मतलब सिंपली क्या करना, नीचे जो भी वैल्यू दे रखा होगा उसी के अकॉर्डिंग क्रिएट करना। जैसे एक बार पूछूंगा नीचे 8 है तो 8 के फॉर्म में क्रिएट करना आपको, बाकी ये क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत नहीं आएगा, बहुत आसानी से आपको इस वे में सॉल्व करना, और आप डायरेक्टली सीधे सीधे सॉल्व करोगे आपके आंसर आ जाएंगे। तो ये आसान तरीका है सॉल्व करने का, इसको आप ध्यान रखना।